आरटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों ने जो 10th क्लास के साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे थे, मैं आपको उनका जवाब दूंगी। तो आप लेक्चर के लास्ट तक बने रहे और हो सके तो साथ में नोट भी करते जाए, ठीक है। तो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, एक्वारिजिया क्या है। सबसे आपका पहला क्वेश्चन है एक्वारिजिया क्या है। तो हम चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है एक्वारिजिया किसे कहते हैं। एक्वारिजिया सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 अम्ल का 3:1 अनुपात में, यानी कि इसमें HCl जो होता है वो 3 अनुपात में और नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो 1 अनुपात में बना ताज़ा मिश्रण होता है। और यह मिश्रण सोने तथा प्लेटिनम को गलाने के लिए काम आता है। यानी कि जो एक्वारिजिया होता है इसमें इतनी पावर होती है कि अगर सोने को उसके अंदर डाले तो उसको भी वो गला देता है, लिक्विड में बना देता है। तो गलाने के लिए काम में आने वाला अभिकर्मक होता है। यह एक भवकता हुआ प्रबल संक्षारक द्रव होता है, इसीलिए इसे एक्वारिजिया बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि सोने और प्लेटिनम को गलाने की समर्थ होती है एक्वारिजिया में। इसलिए अगर आपसे पूछे एक्वारिजिया किसे कहते हैं, तो एक्वारिजिया सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 अम्ल का 3:1 में बना हुआ ताज़ा मिश्रण होता है। यह मिश्रण सोने तथा प्लेटिनम को गलाने के लिए काम में आने वाला अभिकर्मक होता है। यह एक भवकता हुआ प्रबल संक्षारक द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रश्न था आपका, अमलगम किसे कहते हैं। तो जब किसी मिश्र धातु के निर्माण में एक धातु पारद मतलब कि मरकरी, जिसको हम सिंबल Hg से प्रदर्शित करते हैं, हो तो वह मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। कब? जब किसी मिश्र धातु के निर्माण में एक धातु पारद यानी कि मरकरी हो तो वह मिश्र धातु अमलगम कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघातवर्धन और तन्यता का अर्थ। तो आघातवर्ध यानी कि आघात का मतलब ये होता है कि आघात करना। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, ऐसी धातुओं को आघातवर्ध धातुएं कहते हैं तथा धातुओं का यह गुण आघातवर्धिता कहलाता है। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं। वैसे अगर तन्यता की बात करें तो तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। ऐसी धातुओं को तन्य धातुएं कहते हैं। सोना जो होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु है, ठीक है। तो ये आप सबसे अधिक तन्य धातु की पहले तो सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कुछ नहीं, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे यहाँ पे आपने जिंक ऑक्साइड लिया और इसकी रिएक्शन कार्बन से करवाई और कार्बन की जब जिंक बना, क्योंकि यहाँ से कार्बन की रिएक्शन होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बाहर निकल गया, तो आपका जिंक ये अलग हो गया और CO अलग हो गया, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है जो आपने बहुत बार देखा है, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, तो क्या कारण है इनका क्या है। तो प्लेटिनम, सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं तथा क्रिया करके संक्षारित भी नहीं होती। यानी कि सोना और जो प्लेटिनम या चांदी होता है ये आसानी से संक्षारित नहीं होती, ये आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, तो उनकी चमक भी तेज होती है तथा ये आघातवर्धी या तन्य होते हैं। इन्हीं कारणों से इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक चलेगी उसे हम धातुओं के रूप में प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट था, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। यानी कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित करके क्यों रखा जाता है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जैसी धातु इतनी अभिक्रियाशील है कि खुले में रखने पर ये वायु से क्रिया कर तत्काल आग पकड़ लेती है, अर्थात इन्हें बचाने तथा आग लगने से रोकने के लिए इन्हें तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। फिर आता है निष्कर्ष। आपने पूछा था जो क्वेश्चन, उसके कहते हैं कि एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका भी हम देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम धातु अत्यंत अभिक्रियाशील होते हुए भी यह ठंडे एवं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन साथ ही यह ऊष्मा की अच्छी सुचालक है। इसलिए एल्यूमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा था, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, कारण बताइए। तो किसी धातु को उसके कार्बोनेट और सल्फाइड की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। निष्कर्षण का मतलब होता है कि
अलग अलग करना, ठीक है, यानी कि उसमें से निष्कर्ष करके कुछ अलग उसका कॉम्बिनेशन करके उस कंपाउंड को निकालना। फिर नेक्स्ट आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, तो कारण, इसका भी कारण पूछा है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं ठोस एवं कठोर दोनों होते हैं, और ऐसा आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण होता है। यानी कि जो ठोस होते हैं उनको तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं, ऐसा आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण होता है। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपका क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थों में वहन, है ना, वहन में क्या अंतर है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। तो दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको सेट करना आना चाहिए। ये अब यहाँ पे जाइलम पदार्थों का वहन और फ्लोएम में पदार्थों का वहन। तो जाइलम में जल, नाम से पता चला जाइलम, जाइलम में जल तथा घुले खनिज लवण का वहन होता है। और फ्लोएम में पत्तियों से संश्लेषित खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन का पादप के दूसरे हिस्सों तक वहन होता है। फिर जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है, जो मृत कोशिकाएं होती है। और फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिका द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है, जो जैव कोशिकाएं हैं। जाइलम में वहन भौतिक बलों के द्वारा होता है, अतः ऊर्जा खर्च नहीं होती। और फ्लोएम में वहन ऊर्जा का उपयोग करके होता है, अतः ऊर्जा खर्च होती है। इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती और इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। तो ये आपका अंतर है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर, आप जो क्वेश्चन था उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न था आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। तो जब किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया होती है जिसमें लवण एवं जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो उदासीन बनते हैं। तो उदासीन जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने सोडियम की रिएक्शन HCl से करवाई तो आपका NaCl और जल बनता है। और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करवाया आपने तो आपका कैल्शियम सल्फेट और जल निकल जाता है। ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब कि दोनों बराबर हो जाना। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के दो कारण लिखिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण क्या है, सबसे पहले बढ़ते रेफ्रिजरेटरों यानी कि फ्रिज का, अग्निशमन यंत्रों, एरोसोल्स तथा फोम के उपयोग से है। और दूसरा क्या है, वृक्षों का लगातार कटना। अगर लगातार वृक्ष कटेंगे तो भी आपका ग्लोबल वार्मिंग होगा। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का एग्जैक्ट मतलब होता है गर्मी का बढ़ना। तो आप इसे दो कारण पूछे थे, आपने दोनों कारण बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ओजोन क्या है। तो उससे पहले हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग से बचाव कैसे किया जाता है। तो वृक्षों के अत्यधिक कटान को प्रतिबंधित करना चाहिए तथा अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। जितना ज़्यादा वृक्षारोपण होगा उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि एरोसोल को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट ओजोन परत में क्षति के कारण। तो रेफ्रिजरेटर तथा AC में प्रयुक्त होने वाले CFC रसायनों के कारण और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण, ये आपका ओजोन परत की क्षति के कारण भी होता है और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी होता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन क्या है तथा यह किसी पाई तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है और इसका अणुसूत्र O3 है। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनती है और वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के कारण ऑक्सीजन अणु से ओजोन बनती है। जैसे ऑक्सीजन है, आपका ऑक्सीजन से O से रिएक्शन करेगा तो पराबैंगनी किरणों के प्रेजेंस में तो O3 बनेगा। तो ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यही पराबैंगनी विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है। यह त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है और इस प्रकार ओजोन पारितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। ठीक है, ये आपका हो गया ओजोन क्या है, यह किस प्रकार पारितंत्र को प्रभावित करती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओजोन परत क्या है तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। तो इसको भी देख लेते हैं हम। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओजोन क्या है, यह किस प्रकार, ठीक है, ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है। तो हमारे वायुमंडल में समुद्र सतह से 32 से 80 किलोमीटर, ये पूछा जाता है कि ओजोन परत कितने किलोमीटर ऊपर है। तो हमारे वायुमंडल में समुद्र सतह से 32 से 80 किलोमीटर तक ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं।
ओजोन परत एरोसोल यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण क्षीण हो रही है। यानी कि एरोसोल और सीएफसी के प्रेजेंस के कारण ओजोन परत खंडित हो रही है, या ओजोन परत में हम जो बोलते हैं कि छिद्र हो रहा है। ये आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। अगर आपके और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे क्लास में बता दें ताकि मैं आगे कर सकूं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।